Hello everybody, welcome to lecture 10 of Hello Alkane and Hello Erin सीरीज। आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक गाना सुनना चाहूँगा। ये मेरे गाने का बहुत मन कर रहा है आज। छोटा बच्चा समझ के हमको ना टकराना रे। हालांकि ये गाना आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन इस गाने का तात्पर्य क्या है? इस गाने का तात्पर्य ये है कि किसी भी छोटे बच्चे को उसके हाइट से या एज के छोटा समझ के उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसे भी ज़्यादातर स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अरे ये तो चिंटू सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या ही है। हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये टॉपिक है छोटा सा, लेकिन ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें से मैंने बोर्ड में, नीट में, IIT में भी इवन देखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते होते हैं स्कोरिंग, और बच्चे बहुत ही मुश्किल टॉपिक करने के पीछे आसान सा टॉपिक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स लूज जाते हैं। सो आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो चलते करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए टाइम बर्बाद। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो हम बिना कोई केमिकल रिएक्शन किए पता कर सकते हैं। सो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कवर करने वाले हैं। बहुत फटाफट छोटे छोटे से टॉपिक है तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है नहीं। तो सबसे पहला हम तो करेंगे स्टेट में हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड ऑल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कलर की। उसके बाद हम बात करेंगे स्मेल की। स्मेल को आप ऑर्डर भी मान सकते हैं, ज़्यादातर स्टैंडर्ड भाषा में अपने ऑर्डर के रूप में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन एलिफेंट विच इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप MP एंड BP भी लिख सकते हैं। 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाकी के नल्ले हैं तो इसको आप ले नहीं सकते या यूज़ नहीं कर सकते या पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना तो सब है या तो सब रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद है हमारा डाइपोल मूवमेंट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या एक्सेप्शंस भी देखा जाएगा जो हम म्यू से रिलेट करते हैं। और लास्ट है हमारा छोटू सा डेंसिटी। तो ये है सारे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमें पता करना है आज की वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं मैं यही कवर कर देता हूँ। स्टेट में आपको स्टेट का मतलब क्या है, जैसे हमें स्टेट ऑफ मैटर मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नॉर्मली ये फंडामेंटल 3 होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, अपना 9 7 में पढ़ा होगा। तो फिजिकल स्टेट में हमें क्या जानना है? फिजिकल स्टेट में आपको ये जानना है दोस्तों कि लोअर्स जो हेलो अल्केन होते हैं, लोअर मतलब जिनमें कम कार्बन होते हैं, जैसे CH3Cl में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। CH3Br में कितने कार्बन है? एक ही है। सिंस इसमें एक ही कार्बन है तो ऑब्वियसली ये हल्का होगा। अगर ये हल्का है तो ये कौन से स्टेट में होगा? कैसे स्टेट में? ये हवा में उड़ने लगेगा, करेक्ट। और दोस्तों लेकिन जैसे ही आप इसमें कार्बन बढ़ाने लगोगे, लेकिन हेलो अल्केन में आप कार्बन इनकी को जैसे C2H5Cl, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये लिक्विड स्टेट में जाने लगेगा। नॉर्मल सी बात है, जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो उसका मास बढ़ेगा तो वो हल्का नहीं रहेगा तो गैसेस फॉर्म में हो नहीं सकता, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C2 से आगे जैसे आप जाते जाएंगे ऑनवर्ड्स, तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज होता जाएगा। तो ये हो गई हेलो अल्केन की बात, साधारण सी बात है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अब करते हैं हेलो एरीन की बात। हेलो एरीन में क्या है? आप देखिए हेलो एरीन में इवन दो मैं सबसे सिंपलेस्ट हेलो एरीन ले लूँ, एक बेंजीन रिंग ले लीजिए, उसमें आप लगा दीजिए फ्लोरीन, सबसे छोटा तो यही है, फिर भी ये गैसेस में नहीं होगा दोस्तों। वाई? द रीज़न इज़ इवन दो देर इज़ ओनली वन स्मॉलेस्ट हेलोजन फ्लोरीन, बट उसके साथ तो 6 कार्बन है ना, C6H5। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है कैसे स्टेट में? तो हेलो एरीन की शुरुआत ही होती है लिक्विड से, और जैसे जैसे आप हैवी मॉलिक्यूल्स लेने लगते हैं तो ये चला जाता है सॉलिड में। तो ये हो गई हमारी फिजिकल स्टेट की बात।
सो एज मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो होगा क्या, इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको इतना कहानी समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं कलर के पास कि कलर में हमें क्या देखना है। चलिए लेट्स मूव टू कलर। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर में हेलो अल्केन्स की। ये कलर्स देते हैं या नहीं देते। सो नॉर्मली दोस्तों यू हैव टू रिमेंबर, ये हमारे जिंदगी के जैसे कलरलेस होते हैं। किस स्टेट में, प्योर स्टेट में। अगर आपके पास कोई हेलो अल्केन जैसे कपल के पास सपोज CH3BR है या Cl है, CH3I नहीं CH3F है, और ये प्योर स्टेट में है। प्योर मतलब इनके पास और कुछ नहीं है, दे आर ओनली हैविंग मिथाइल और ओनली हैविंग एनी हाइड्रोकार्बन एंड अ हेलोजन, दैट टाइम इट विल बी कलरलेस, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट इन वाइट कलर। लेकिन अगर ब्रोमाइड्स आ जाते हैं, आयोडाइड्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिखा उन्हें। अगर मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आ जाता है या आयोडीन आ जाता है तो ज़्यादा देखा क्या है कि ये कलर कंपाउंड है। हेलो अल्केन में हो या हेलो एरीन में फर्क नहीं पड़ता, बट ये कलर कब देंगे, जब एक लाइट की प्रेजेंस हो। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट, बस इतनी सी बात है। ब्रोमाइड आयोडाइड्स हेलो अल्केन में हो या हेलो एरीन में हो, ये कलर कंपाउंड होते हैं अगर लाइट की प्रेजेंस हो। ऑब्वियसली इस बात है। बस कलर में इतना ही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे से, स्टेट हो गया, कलर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्मेल के पास। चलिए छोटे छोटे टॉपिक से फटाफट हमें कंप्लीट कर देना है। स्मेल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसमें नॉर्मली जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं ऑर्डरलेस, लेकिन तो एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे कंपाउंड जो वोलाटाइल है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। वोलाटाइल मतलब स्केप कैन बी गैसेस फॉर्म, वोलाटाइल हेलोजन कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये नॉर्मली इनकी एक स्मेल होती है बहुत ही स्वीट सी, दे आर हैविंग स्वीट स्मेल। अब स्वीट स्मेल से क्या सेंस है मेरा, जैसे आप कोई फ्रूट मार्केट में जाते हैं, परफ्यूम मार्केट में जाते हैं, आपको एक स्मेल आती है, उससे बोलते हैं हम स्वीट स्मेल। तो ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स जो वोलेटाइल है उनकी नॉर्मली स्मेल जो है स्वीट नोटिस की गई है, तो होते हैं स्वीट में, बाकी के नॉर्मली ऑर्डरलेस ही होते हैं। तो आई होप हमारा थर्ड वन भी ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा स्टेट हो गया, ये भी हो गया, स्मेल भी हो गया। अब आते हैं हमारे मेन एलिफेंट के पास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं इसको लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट MP, बॉइलिंग पॉइंट BP। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर पूछे गए हैं तो। ये समझने से पहले दोस्तों, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट। सपोज़ कीजिए मैंने एक बीकर लिया है, ये आपको दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा एक बीकर, ये रहा हमारा बीकर, उसमें हमने एक हेलो अल्केन डाल दिया, हेलो अल्केन। अगर अब मैं 2 ml डालूँ या 5 ml डालूँ या 10 ml डालूँ या 10,000 ml डालूँ, मॉलिक्यूल तो उसमें बहुत सारे होने वाले। तो मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, CXH, सिंपलेस्ट सा, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक मॉलिक्यूल हो गया। सपोज़ कीजिए मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, CHHX, करेक्ट है। अब सब बोलोगे सर यहाँ पे X अपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे X क्यों नहीं लिखा? अभी बताता हूँ उसका रीज़न। अब हमें देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुके हैं कि इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आ जाता है एक डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, और कार्बन पर जाता है एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। अगर मैं ये X यहाँ बनाता
तो होता क्या, डेल्टा नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स अपने आप को रोटेट कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, ये डेल्टा माइनस यहाँ, डेल्टा प्लस यहाँ, और अपना कार्बन अपना डेल्टा प्लस को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से खींचेगा, करेक्ट। तो आ जाएगा हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। अब बोलोगे सर कार्बन पे भी डेल्टा प्लस, कार्बन क्या कर रहा है, अपना डेल्टा प्लस कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, जिससे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब देखिएगा, आप ना चाहते हुए भी एक यहाँ पे अनचाहा सा अट्रैक्शन एक्स ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल के बीच में डेवलप होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो फोर्स आपको अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको ही हम बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, ये होता है बहुत ही ज़्यादा वीक। लेकिन पहले बताया मैंने, छोटा बच्चा है, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना है। इवन तो ये वीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। इसी फोर्स को एक और नाम दिया जाता है, वो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नाम देखिए, नाम में ही आपको समझ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये है मॉलिक्यूल 1, ये है मॉलिक्यूल 2, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि होता है वीक। जैसे हमारे स्कूल में होता होगा इंटर स्कूल, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस डिबेट वगैरह वगैरह। सो दो स्कूल के बीच में, दो हाउस के बीच में कंपटीशन, करेक्ट। अब यही डिसाइड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल के बीच में छोटा होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। देखिए कैसे, अगर सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास 60 U है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास 30 U है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है का क्या मतलब है, उसके पास कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है तो उसके पास हेलोजन भी ज़्यादा होंगे, हेलोजन भी ज़्यादा होंगे तो ये वेंडर वॉल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड में, मतलब उसमें जितने ज़्यादा कार्बन, उतने ज़्यादा हेलोजन, उतने ज़्यादा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसका ये भी तो मतलब हो सकता है, अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन यू आर मेल्टिंग समथिंग दैट मीन्स इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट एंड यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक वो मेल्ट होगा नहीं। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है दैट मीन उसमें बॉन्ड ज़्यादा है, बॉन्ड ज़्यादा है मतलब उसको ज़्यादा हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए। सो कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एज वेल। ऑफ कोर्स सेम कहानी जाएगी बॉइलिंग पॉइंट के पास भी, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास दैट मच वेंडर वॉल फोर्स। एक तो ऑलरेडी इसके खुद के बॉन्ड्स है, ऊपर से वेंडर वॉल फोर्स भी ज़्यादा हो गया है, तो यू हैव टू गिव मोर टेम्परेचर, मोर हीट, मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो एक मॉलिक्यूल है, उसके पास अगर 3 कार्बन है और 1 हेलोजन है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास 5 कार्बन और 1 हेलोजन है, तो बताइए किसका वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किसका, बी का। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका, बी का। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका, बी का। देख रहे हैं आप, ये एक छोटा सा फोर्स है, वीक फोर्स है, लेकिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप को इतना ही समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास एंड वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। चलो अभी इतना समझ में आ गई कहानी, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जब बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी की तरफ, ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है, इसमें और थोड़े पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। चलिए इतना हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, और वो मैं समझाने के बाद आपको उसका आंसर पूछूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछा गया है, आउट ऑफ CH4 एंड CH3Cl, बताइए इन दोनों में से हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। इन दोनों में से पूछा गया है कि
इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन, C2H6 और C2H5Br इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो कार्बन के हिसाब से तो दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है, ये है एक हाइड्रोकार्बन और ये है एक हेलो एल्केन। ये भी है एक हाइड्रोकार्बन, ये भी है एक हेलो एल्केन। तो कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन गया है, रिप्लेस हुआ है किसके साथ, हेलोजन के साथ। और आप देख सकते हो कि ये जो CH3Cl बना हुआ है, ये एक्चुअली बना किसकी मदद से है, ये एक्चुअली बना CH4 की मदद से है। इसका हमने हेलोजनेशन कराया तभी जाके तो ये बना। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि CH4 इज़ द पेरेंट कंपाउंड फॉर CH3Cl। CH4 से ही तो CH3Cl बना है, ये इसका एक अंग है, इट्स अ पार्ट, है कि नहीं। सो दिस इज अ पेरेंट मॉलिक्यूल, दिस इज अ सिस्टर और डॉटर, और वी कैन से द सन, करेक्ट। यही बात आप यहाँ देखिए, ये है C2H6, इसमें जब मैंने ब्रोमिनेशन कराया तभी मुझे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराया और एक ब्रोमीन लगाया। तो C2H6 क्या है, C2H5Br का एक पेरेंट मॉलिक्यूल है। C2H5Br बनने का, why C2H5Br is formed because of C2H6, करेक्ट। लेकिन अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, CH4 is carbon 12, hydrogen 4 multiplied by 1, how much, 12 plus 4 which is 16U। और आप एक CH3Cl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, क्लोरीन 35.5, तो कितना हो गया 15 प्लस 35.5, तो ये हो गया आपका 35 5 10 for 50.5U। किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, CH3Cl का। तो यहाँ पे पेरेंट का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है या CH3Cl का, CH3Cl का, मतलब पापा का मॉलिक्यूलर मास कम है, बेटे का ज़्यादा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर गुस्से से नापते हैं, अगर आप सबसे गुस्से से कंपेयर कीजिए, बाप और बेटे में ज़्यादा गुस्सा जल्दी किसको आता है, बेटे को। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3Cl इज टू मच मोर एज कंपेयर टू CH4। Are getting my point? So that means haloalkanes are having more boiling point as compared to their parent hydrocarbon। समझ में आ रही है बात। Cl क्या है, एक बहुत हैवी मॉलिक्यूल, आपने एक हैवी मॉलिक्यूल अटैच कर दिया है एक ही कार्बन के साथ। सिंस मॉलिक्यूल इज हैवी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा, उसके आपको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेट्स सी द मेल्टिंग पॉइंट। C2H6 का आप कैलकुलेट किए मॉलिक्यूलर मास, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 प्लस 6, ये हो गया 30। यहाँ पे देखिए C2H5Br, C2H5Br में अगर कार्बन कितना है, कार्बन है हमारे पास 2। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता ही होगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भले ही वो एक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन में एटॉमिक मास एक ही माना जाता है, जैसे इसको डबल नहीं करने क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता नहीं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 80 होता है। तो कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 5 प्लस 80, तो ये हो गया आपका 109U। कहाँ 30 कहाँ 109, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा होगा। सो वन इम्पॉर्टेंट MTY मीन्स, मुझे तो याद कर लो, पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज, मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये सब पॉइंट मेरे साथ लिख लें। हेलो एल्केन, सेम कहानी और हेलो एरिन के साथ भी होगा, आर मोर हैवियर देन इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है, ये इसका हेलो एल्कीन है और ये इसका पेरेंट है।
तो हेलो एल्कीन जो है पेरेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा हैवी रहते हैं. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर also heavier than parent हाइड्रोकार्बन. आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी. यस, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा, इसी में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. एक आपको मॉलिक्यूल दिया गया है ये, और आपको एक मॉलिक्यूल दिया है ये. अब पूछा है बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. आप देखोगे तो ये एक आइसोमर्स है, 3 कार्बन क्लोरीन 3 कार्बन क्लोरीन, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक ब्रांच है. सोचिए 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 सोचिए. यस, डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें डिफरेंस है सिर्फ ब्रांचिंग की. आप देखेंगे तो ये ब्रांच सरफेस एरिया को घटा रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया है कम, और इसका सरफेस एरिया है ज़्यादा. तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट. मतलब ये फटाफट टूट जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया छोटा लेता है तो फटक से ही टूट के बॉयल हो जाते हैं. तो ये है आपका मेन पॉइंट. तो अगर मैं इन दोनों को पूछूं तो कौन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका. जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट. गॉट इट. चलो आपको कहानी समझ में आ गई होगी. ओके, एक और क्वेश्चन हो जाए. चलो बच्चे बोल रहे एक और क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए बी और सी में से सी बी आर सी बी आर, यहाँ पे एक और सी लगा लीजिए, और सी बी आर, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. हाइड्रोजन में लगा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, समझदार तो आप हैं ही. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बताइए, पुराना कंसेप्ट वापस लगाना है. सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है, सी में, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे कम. डिक्रीजिंग मतलब बड़े से ज़्यादा. सबसे कम ब्रांचिंग किस में है, ए में, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद ब्रांचिंग से सबसे ज़्यादा सी में, उससे कम बी में. तो ये एक्चुअली ऑर्डर में ही दिया गया है. तो ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर. आप होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी. ओके, एक और क्वेश्चन हेलो एरीन से लेते हैं. ए, ये रहा आपका CH3Cl, बी CH3Cl, सी CH3, यहाँ Cl. अब इसको अरेंज कीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग. अब देखेंगे तो ये भी एक आइसोमर है. डिफरेंस क्या है, ये है आपका ऑर्थो, ये है आपका मेटा, ये है आपका पैरा. तो सबसे पहले करते हैं लॉजिक, उसके बाद करेंगे हम एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों चीज़ दिखेंगे. बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा होगा जिसके पास ज़्यादा सिमेट्री है. अब मुझे बताइए, ये जो पैरा मॉलिक्यूल है ये सीधा आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आप ऐसे स्टैक कर सकते हो. अगर मॉलिक्यूल अगर पास पास है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी सिमेट्री ज़्यादा है. तो जब इसकी सिमेट्री ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे हीट करने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए. सो पैरा पोजीशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद ऑर्थो की सिमेट्री सबसे ज़्यादा कम होती है, तो उसके बाद हो जाएगा मेटा, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑर्थो. इसमें आपको लगाना है कौन सा लॉजिक, सिमेट्री. नाउ आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे. मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इस ऑर्थो मेटा पैरा का, ये मैं पहले लिख देता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली इन सब का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है,
सेम, अप्रॉक्स सेम। लेकिन आपको फिर भी पूछ ले कि फिर भी नहीं, मुझे चाहिए, मुझे बताओ ही, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो का, फिर पैरा का, फिर मेटा का। आई होप कोई कहानी समझ में आई होगी। यस, सॉरी, मैंने ये ऊपर लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया। एक्चुअली जो सिमेट्री होगी आपकी पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा होती है। मेटा हमेशा लूज़ करता है, ये मैं भूल गया था कि आपको ऐसी तरीके से याद करना है। सिमेट्री के हिसाब से ऑर्थो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, और ऑर्थो में एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ये वाली इंट्रामोलिकुलर, जिसकी वजह से इसको और बॉयल करना पड़ता है। तो इसलिए ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट मेटा से कंपेरिजन में ज़्यादा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग भी पाई जाती है कभी कभी। सो मेटा हमेशा लूज़ करेगा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका ओपियम, ये हो गया आपका पॉम। ओपियम एक प्रकार का ड्रग्स होता है, और पॉम तो आपका पोएम हो गया, करेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है मेल्टिंग पॉइंट इन सब की। अगर सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ बोलता हूँ इसकी 350 है, तो इसकी हो जाएगी 355, इसकी हो जाएगी 360 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अभी तक। ओके, तो देखते हैं, चलिए हम अब कहाँ आ चुके हैं। हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो मेन था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें करना है सॉल्यूबिलिटी। अब सॉल्यूबिलिटी का सेंस क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। सॉल्यूबिलिटी मतलब होता क्या है। जैसे आपने नमक को पानी में तो डिज़ोल्व किया ही होगा, चीनी को पानी में डिज़ोल्व किया ही होगा, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब डिज़ोल्व हो जाने का मतलब होता क्या है, कहाँ जाता है वो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ग्लास ले लेता हूँ। ये रहा हमारा ग्लास, इसमें आपने डाल दिया पानी, पानी 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 पानी। अब पानी तो होता है H2O, ये रहा हमारा एक H2O, और सिंस ये पानी है तो इसमें बहुत सारे H2O होंगे। एक H2O ऐसा बना दिया, एक H2O मैं ऐसा बना देता हूँ। क्यों बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे बताता ही हूँ। अब पानी एक्चुअली आप देखिएगा, पानी की एक खास बात होती है। पानी होता है H2O, और उस H2O में जो हाइड्रोजन है, इसको अगर आप अलग करोगे तो ये गैसेस फॉर्म में रहता है हमेशा, और जो ऑक्सीजन भी है ये भी हमेशा गैसेस फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ऐसा क्या है इन दोनों में खास कि जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये भगवान का वरदान ही है कि हमें ये पानी लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। और ये वरदान एक साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, ये H2O में ऑक्सीजन हमें मालूम है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास आ जाएगा क्या, डेल्टा नेगेटिव। यही भी ऑक्सीजन यहाँ खींच रहा है तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के पास क्या आ गए, 2 डेल्टा पॉजिटिव। सेम कहानी यहाँ पे होगी। मैं यहाँ पे उल्टा लिख देता हूँ, एट ऑक्सीजन H2O है, तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, 2 H बना दिए। क्या ही है, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा है आज तो, मतलब क्या ही है सर। H2O है तो ये H, ये H, ये ऑक्सीजन, सब कहानी उल्टी होगी। शेट 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 शेट, नो प्रॉब्लम। अभी वापस बना देता हूँ। ये हो गया आपका, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। चलिए, ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे एक और H2O मॉलिक्यूल बना देता हूँ मैं चमचमाता हुआ। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ओके, अब सही है। चलो कोई बात नहीं। ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ H खींचेगा, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये यहाँ खींचेगा, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए होता क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये ऑक्सीजन जो है इस पर 2 डेल्टा नेगेटिव आ जाते हैं 2 हाइड्रोजन की वजह से, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इन दोनों में वापस अफेयर शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं वापस इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, जो मैंने आपको पिछले केस में बताया था। लेकिन वाटर के केस पे सिंस ये हाइड्रोजन की वजह से अराइज हो रहा है, इसको एक नया नाम दिया गया है। इसको बोलता जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। से क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वही बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आपका पानी लिक्विड में मौजूद होता है। इन केस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो हमारे सारा पानी भी गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होता है, और हमें सिलेंडर की एक टंकी लगानी पड़ती है हमारे पीठ के पीछे, जो हमें पानी कंप्रेस करके फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पीनी पड़ती है, जिससे हमारा खर्चा आप समझ भी नहीं सकते कितना ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की।
सॉल्युबिलिटी का सेंस क्या है? फॉर एग्जांपल हम इसमें सॉल्ट डालते हैं मतलब NaCl। तो NaCl करता क्या है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब कहाँ गायब हो जाता है? देखिए H2 जो मॉलिक्यूल है वो बेंड शेप में रहता है, हमें मालूम है, तो उसके बीच में कुछ जगह रहती है। तो NaCl करता क्या है, जैसे ही पानी में जाता है ये ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में। ये Na+ और Cl- इस बॉन्ड के बीच में जाके अकोमोडेट हो जाते हैं। तो बोलते हैं जैसे यहाँ पे O था, यहाँ पे H था, इनके बीच में जो बॉन्ड था Na और Cl यहाँ आके घुस जाते और बोलते अब बॉन्ड बना लो। तो ये इस तरीके से गैप में या बॉन्ड के बीच में जाके अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो गायब हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम एक्चुअली डिसॉल्व करना। तो इसका सेंस क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व होना है तो उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा डिस्टर्ब करके अपनी जगह बना ले। यस, तो अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ हेलो एल्केन की कहानी। हेलो एल्केन जो है RX पोलर है कि नहीं है, सबसे पहले ये पता कीजिए। ऑब्वियसली हमें मालूम है क्या स्टूपिड क्वेश्चन है कि X जो है डेल्टा नेगेटिव है, ये है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये मॉलिक्यूल तो पोलर है। एंड हमें सॉल्युबिलिटी में एक थंब रूल मालूम है दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। सो कायदे से ये तो पोलर है और वाटर भी हमारा पोलर है, तो इसे डिसॉल्व होना चाहिए किसमें, वाटर में। बट जब हमने ट्राई किया तो हुआ ये इनसॉल्युबल इन वाटर एंड वी ऑल वर सरप्राइज कि ये क्या हो गया, पूरी साइंस की थ्योरी ही गलत हो गई। इवन दो इट इज़ पोलर बट स्टिल इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये जो हमारा सेइंग था थंब रूल, ये गलत आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। तो साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने किया रिसर्च चालू और उन्होंने ये पाया कि इवन दो हेलो अल्केन्स आर पोलर, जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर डिसॉल्व होना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा तोड़नी पड़ती है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। यस, हेलो अल्केन्स इवन दो दे आर पोलर, दे आर नॉट सो मच पोलर दैट एंड दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू ब्रेक और डिस्टर्ब दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड इवन तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन इसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है पोलर बॉन्ड्स के पास कि इसको जाके तोड़ सके या डिस्टर्ब कर सके। जब तोड़ेगा नहीं तो घुस नहीं, उसके पीछे घुस नहीं पाएगा, उसके बीच में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये बाहर ही घूमता रह जाएगा, यानी डिसॉल्व नहीं होगा। दैट्स वाई इवन दो इट इज़ पोलर इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फिर डिसॉल्व किस में होता है, अगर वाटर में पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ये डिसॉल्व किस में होगा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये डिसॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन दो ये पोलर है, ये डिसॉल्व किस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन CCl4। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है म्यू से। देखिए डाइपोल नेम इटसेल्फ में है इसका मीनिंग। डाई मतलब हो गया दो, पोल मतलब हो गया दो अपोजिट पोल्स और डायरेक्शन। जैसे हमारे मैग्नेट्स में होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। यस, अब देखिए हेलो एल्केन ले लिया, ये है एक्स हो गया, ये है हमारा हेलोजन, करेक्ट। ज़्यादातर कहानी ये हुई की है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। जैसे आपने देखा होगा हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें देखा गया था कि ये बॉन्ड दिखता सिंपल है लेकिन है नहीं, यहाँ पे है पोल्स, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण दो पोल्स डेवलप हो गए। अब इन दो पोल के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उसी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, कि द नेट मेजरमेंट ऑफ द चार्जेस बिटवीन द टू पोल्स, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब इसको डिनोट करते हैं म्यू से। साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला बना रखा है। तो फॉर्मूला क्या है,
मैं आपको समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। क्यू मतलब जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, और जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, क्यू हो गया इसका चार्ज, डी हो गया इसका डिस्टेंस, पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा ये चार्ज, उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस, उतना ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? यस। अब देखते हैं कि हेलो अल्केन्स जो है हमारे पास में, जो हेलोजेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हेलोजेंस के बारे में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए बेसिकली इन चारों के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर आप इसके साइज़ के बारे में देखेंगे तो फ्लोरीन तो है इतू सा, क्लोरीन है उससे बड़ा, ब्रोमीन है उससे बड़ा, और आयोडीन है उससे भी ज़्यादा बड़ा। तो हमें ये पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। करेक्ट। अब लॉजिक देखिए, लॉजिक। आप मुझे बताइए, अगर आर एफ के साथ ज्वाइन है, मतलब ये कार्बन मॉलिक्यूल है, वो एक फ्लोरीन के साथ ज्वाइन है ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन तो छोटा है। करेक्ट। तो हो जाइए, ये डिस्टेंस जो होगा ये ज़्यादा होगा या कम? डिस्टेंस होगा बहुत ही कम, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है। लेकिन सिंस एफ छोटा है, तो लेकिन ये हमें मालूम है कि फ्लोरीन छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस के बहुत ही पास है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी इसका चार्ज क्या है, बहुत ही ज़्यादा। करेक्ट। और हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, आर की साइज़ तो वही रहेगी, लेकिन क्लोरीन की साइज़ बढ़ती जाएगी, फिर ब्रोमीन की साइज़ बढ़ती जाएगी, फिर आयोडीन की साइज़ बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए डिस्टेंस इंक्रीजिंग, सो डिस्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चार्ज डिक्रीजेस। तो हो क्या रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है। सो अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा, और वही डिसाइड करेगा डाइपोल मोमेंट। सो नॉर्मली ये पाया गया है, जब डिस्टेंस और चार्ज की लड़ाई होती है तो चार्ज डोमिनेट ओवर डिस्टेंस। सो कायदे से जो डाइपोल मोमेंट है वो आर एफ का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर आर सी एल का, फिर आर बी आर का, और फिर आर आई का। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। करेक्ट। ये है हमारा एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट सीरीज़। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, और वो ट्विस्ट जहाँ आ गया मतलब वो हो गया इम्पॉर्टेंट। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो फाइंड किया गया कि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में जब कार्बन से वो अटैच होता है तो चार्ज डोमिनेट ना होके हु डोमिनेट्स, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर चार्ज, जिसके वजह से मुझे बताया फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा है या फ्लोरीन का, क्लोरीन बड़ा है मतलब डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है मतलब डाइपोल मोमेंट बड़ा है। तो आर सी एल जो है, आर सी एल का जो हमें डाइपोल मोमेंट पाया गया वो आर एफ से ज़्यादा मिला। सो इफ दे आस्क, एंड हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि टेल मी द डाइपोल मोमेंट सीरीज ऑफ हेलोजेंस। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन, तो आपको ये बहुत ही जल्दी से नोट कर लेना है। लेकिन आर बी आर और आर आई में ये सेम पाया गया, मतलब इन दिस टू केस व्हाट हैपन, क्यू डोमिनेट्स ओवर डी, मतलब चार्ज डोमिनेट करता है डिस्टेंस पे। तो ये है इसकी सीरीज, रियलिटी आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो पूछोगे सर ये हमेशा होता है क्या? नहीं, अगर आप आर की जगह एच लगा देते हो, हाइड्रोजन, तब ये सीरीज एज एक्सपेक्टेड वैसे ही फॉलो होगी, मतलब ये वाली, मतलब उस समय चार्ज डोमिनेट करेगा सारे केस में, फ्लोरीन के केस में भी और
आयोडीन के केस में भी, और ब्रोमीन और क्लोरीन के केस में भी। तो ये है, आपको याद रखना है डायपोल मोमेंट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा डेंसिटी। छोटा सा पॉइंट है, मैं 10 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। डेंसिटी को डिनोट करते हैं इससे, एंड आपको मालूम ही है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। उसी की फॉर्मूला से मैं आपको बता देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, और जितना ज़्यादा मास मतलब जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नीचे जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है मतलब उसमें प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियस हैवी हो रहा है। न्यूक्लियस हैवी हो रहा है मतलब उनका मास बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है मतलब क्या होगा? डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर पूछा गया डेंसिटी का कि किसका डेंसिटी ज़्यादा, किसका डेंसिटी कम, व्हाट विल बी द सीरीज़, तो सीरीज़ आपकी नॉर्मली डाउन टू बॉटम जाएगी, एज एक्सपेक्टेड एंड एज फाउंड। सॉरी, सी आई की सबसे ज़्यादा, फिर सी बी आर की, फिर सी सी एल की, फिर सी एफ की। क्यों? एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग, मोलिकुलर मास इज इंक्रीजिंग, एंड फॉर्मूला से ही पता है हमें, मोलिकुलर मास इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सपोज कीजिए इन्होंने ऐसा पूछा सी सी एल है और सी सी एल 2 है, बताए किसका मास ज़्यादा है? कॉमन सेंस ही बात है, सिंस एक क्लोरीन है तो एटॉमिक मास उतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा अगर 2 क्लोरीन हुआ तो। अगर हेलोजेंस बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये है डेंसिटी का सीरीज़। आई होप में कहानी समझ में आई होगी। सो वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। देखिए हमने बहुत सारा पॉइंट कवर किया है। इस छोटा सा टॉपिक लग रहा था, ये है तो छोटा लेकिन इसको बहुत डीपली हमने समझा है। सॉल्युबिलिटी, डायपोल मूवमेंट, और ये सब है मेन हॉट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। सो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख चुका है, स्टेट, कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हॉट टॉपिक। सॉल्युबिलिटी, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, डायपोल मूवमेंट का सेंस क्या है, Q मल्टीप्लाई बाई 2 वेयर Q इज डोमिनेटिंग ओवर डिस्टेंस, एंड डेंसिटी हमने देख लिया कि वो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। आपको कितना समझ में आया होगा? चलो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, बाय।